पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से बात नहीं बनने के बाद ममता बनर्जी ने अलग राह पकड़ ली है। ममता बनर्जी आज अपने उम्मीदवारों का ऐलान अलग अंदाज में करने जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के हाथ से ममता का साथ छूट गया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने एकला चलो का ऐलान कर दिया। खास बात यह है कि कोलकाता में ममता बनर्जी की रैली में आज मंच से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अकेले ताल ठोकेंगी और कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में चल रही रैली से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देंगी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, टीएमसी और सीपीएम के बीच सीट शेयरिंग की उम्मीद की जा रही थी। सभी पार्टियां जल्द समझौता होने का दावा भी कर रही थी, लेकिन टीएमसी ने आज तमाम चर्चाओं पर विराम लगा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को पश्चिम बंगाल की 42 सीट में से 22 सीट मिली थी और कांग्रेस के खाते में महज 2 सीट आई थी। आज कोलकाता से ममता बनर्जी 2024 चुनाव के लिए हुंकार भर रही है और साफ संकेत दे रही है कि बंगाल में उन्हें किसी सहयोगी की जरूरत नहीं है। खबर है कि आज बंगाल के अलावा यूपी, मेघालय और असम के तृणमूल उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। क्या कांग्रेस अब बंगाल में कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी या ममता को फिर से मनाएगी? देखिए अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प बचे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बड़ा सवाल यह है कि ममता के एकला चलो के ऐलान के बाद कांग्रेस क्या करेगी। खबर आ रही है कि कांग्रेस इसके बाद भी बंगाल में बात बन जाने का इंतजार करेगी और ममता के सामने कुछ ऐसे विकल्प रखेगी जिससे गठबंधन बना रहे। सूत्रों के अनुसार ममता को कुछ सीटें छोड़ने के लिए मनाएगी। ममता के साथ जाने से अल्पसंख्यक वोट नहीं बटेगा। 8 से 10 मजबूत सीटों पर ही चुनाव लड़े जिससे गठबंधन धर्म बना रहे। कांग्रेस लेफ्ट के साथ तालमेल करे। हालांकि ममता पहले भी कांग्रेस पर यह कहकर तंज कस चुकी है कि अब कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत सकती, क्योंकि वो पहले जहां से जीत हासिल करती थी वहां से भी हार रही है। इस बीच बंगाल में ममता अधीर रंजन को लेकर नाराज हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर कांग्रेस से तालमेल कर भी लिया तो मुमकिन है कि उनके विरोध में वोट डाले जाएं। हालांकि ममता को बंगाल के अल्पसंख्यक वोटों के बिखरने का डर जरूर सता रहा है। 24 जनवरी को ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का ऐलान किया था और कांग्रेस से सीट शेयरिंग का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। कांग्रेस बंगाल में 10 से 12 सीटों की मांग कर रही है। इधर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी आज संदेश खाली में हैं। शुभेंदु अधिकारी आज संदेश खाली में जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा का चुनाव है, संदेश खाली का मुद्दा गर्म है। संदेश खाली मामले को लेकर बीजेपी लगातार सीएम ममता बनर्जी पर हमलावर है। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को संरक्षण देने के आरोप लगा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट से इजाजत लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज संदेश खाली पहुंचे हैं। शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली में जनसभा करेंगे। संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेंगे। शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली के कई इलाकों में बैठक भी करेंगे। शुभेंदु अधिकारी नजत इलाके में भी जनसभा करेंगे। नजत का इलाका संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख का है, इसलिए पुलिस ने जनसभा की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद शुभेंदु कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट में सरकार के वकील से पूछा, इस बैठक की अनुमति ना देकर आप किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? धारा 144 पहले नहीं थी, लेकिन केस दर्ज होने के बाद ही वहां धारा 144 जारी कर दी गई। ये जानबूझकर किया गया, आप इससे कैसे इनकार कर सकते हैं? साथ ही कोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी को निर्देश दिया कि रैली के दौरान कानून व्यवस्था ना खराब हो, इसका ख्याल रखा जाए, क्योंकि नजत इलाका संदेश खाली के नजदीक है। लेकिन हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सांसद बृजेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सांसद बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और दामन थाम लिया है कांग्रेस पार्टी का। बृजेंद्र सिंह ने कहा, मैं बीजेपी में कई मुद्दों को लेकर असहज था। किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना और महिला पहलवानों के मुद्दे पर मैं असहज महसूस कर रहा था। ये कहते हुए बृजेंद्र सिंह ने आज कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। और वही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर कितनी बात बनी है। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक महाराष्ट्र और बिहार में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर तेजी से काम कर रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बताया कि महाराष्ट्र के लिए महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग हो गई है और अघाड़ी 40 सीट जीतने की तैयारियों में जुट गई है। सीट शेयरिंग हो गया है, हो जाएगा ना, हो गया है। प्रकाश आम्बेडकर जी के साथ होगा। प्रकाश आम्बेडकर जी ठीक है,
आपके सामने उनकी बात अलग है, लेकिन प्रकाश आंबेडकर जी, बहुजन वंचित आघाड़ी, ये सब हमारे साथ है। बिहार में भी सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी गठबंधन में बात बनती नजर आ रही है, जिस पर 15 मार्च तक मुहर लग सकती है। और खबर है कि इस बार गठबंधन में पप्पू यादव भी आ सकते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग के मामले में जितनी साफ तस्वीर एनडीए की है, उतनी ही धुंधली तस्वीर इंडिया ब्लॉक की है। झारखंड और केरल में अभी तक कोई फाइनल बात नहीं हो पाई है। वहीं महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी दल सीट शेयरिंग को लेकर मंथन कर चुके हैं और खबर है कि यहाँ सीटों का फॉर्मूला करीब करीब तय हो गया है। महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस पर बड़ी खबर आ रही है। अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई फैसला नहीं हुआ है, ये संजय निरुपम की तरफ से कहा गया है। 2 दर्जन मीटिंग के बावजूद फैसला नहीं हो पाया है। शिवसेना ने कैंडिडेट का ऐलान करके गठबंधन धर्म को तोड़ा है। 8 से 9 पेंडिंग सीट्स में से एक कैंडिडेट का ऐलान किया गया और ये गठबंधन धर्म के खिलाफ है, संजय निरुपम की तरफ से कहा गया है। शिवसेना उद्धव गुट एक तरफ इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में बयानबाजी हो रही है। बिना सीट शेयरिंग के ही सीटों के ऐलान की बात सामने आ रही है। मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट को लेकर महाविकास अघाड़ी में विवाद बढ़ता जा रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अमोल कीर्तिकर को उत्तर पश्चिम सीट से उम्मीदवार घोषित किया। इसको लेकर कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने सवाल उठाए। संजय निरुपम ने कहा कि बिना सीट शेयरिंग के शिवसेना ने उम्मीदवार का ऐलान कर गठबंधन धर्म को तोड़ा है। संजय निरुपम ने कहा कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की ओर से उत्तर पश्चिम सीट से महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि एमवीए की 2 दर्जन मीटिंग होने के बावजूद अभी तक सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला नहीं हुआ। जो 8-9 सीटें पेंडिंग हैं, उनमें एक सीट ये भी है। कांग्रेस नेता ने इस दौरान उद्धव ठाकरे को बची कुची शिवसेना का ही बताया। संजय निरुपम ने कहा कि कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए शिवसेना ने उम्मीदवार का ऐलान किया। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए। संजय निरुपम ने शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर पर कई आरोप लगाए। संजय निरुपम ने अमोल कीर्तिकर को कोरोना के समय खिचड़ी स्कीम में रिश्वत लेने का आरोप लगाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आजमगढ़ से यूपी को 34,500 करोड़ की सौगात दी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चुनावी मौसम में सिर्फ योजनाओं की घोषणा होती थी, अब उद्घाटन होता है। जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था, तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई, ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है। आज देश देख रहा है मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। उन्नीस में भी जो हमने शिलान्यास किए, वो चुनाव के लिए नहीं किए थे। आज उसको धरातल पर उतरते हुए देख सकते हैं, उद्घाटन कर चुके हैं। और आज 24 में भी कोई मेहरबानी करके इसको चुनाव के चश्मों से न देखें। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है और मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं। इस मौके पर पीएम मोदी ने आजमगढ़ की खासियत भी बताई और लोगों को विकास की गारंटी दी। मैं विशेष रूप से आजमगढ़ के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। वो इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मोदी की एक और गारंटी सुन लीजिए। बताऊं, आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, सुनाऊं? आप बताएं तो बताऊं? देखिए, ये कल का आजमगढ़ अब वो गढ़ है, ये आजन्मगढ़ है। ये आजन्मगढ़ विकास का गढ़ रहेगा, आजन्म रहेगा। अनंत काल तक ये विकास का गढ़ बना रहेगा। ये मोदी की गारंटी है। इधर पीएम मोदी ने यहां से विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला और कहा कि जातिवादियों और परिवारवाद के भरोसे बैठने वाली पार्टियां अब घबरा रही हैं। आपका ये प्यार
और आजमगढ़ का ये विकास जातिवाद, परिवारवाद और वोट बैंक के भरोसे बैठे इंडी गठबंधन की नींद उड़ा रहा है। पूर्वांचल ने दशकों तक जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति देखी है और पिछले 10 वर्षों में ये क्षेत्र विकास की राजनीति भी देख रहा है और 7 साल से योगी जी के नेतृत्व में उसे और गति मिली है। यहां के लोगों ने माफिया राज और कट्टरपंथ के खतरों को भी देखा है और अब यहां की जनता कानून का राज भी देख रही है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का शुभारंभ भी करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महतारी वंदन योजना के लाभार्थियों महिलाओं को पहली किश्त जारी करने जा रहे हैं। महतारी वंदन योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की मूल निवासी, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और बेसहारा महिलाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 21 वर्ष से ज्यादा होगी। जानकारी के मुताबिक जिन महिलाओं के परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है वही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। महतारी वंदन योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक कारगर कदम है। डीबीटी के जरिए 70,14,581 महिलाओं के खाते में योजना की पहली किश्त आज ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना से महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए और साल भर में कुल 12,000 की राशि मिलेगी। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम प्रभारी, वार्ड प्रभारी और परियोजना अधिकारी के जरिए रिकॉर्ड आवेदन किए गए हैं। योजना के पहले चरण में 655 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि लाभार्थियों को उनके आर्थिक विकास के लिए दिए जाने का लक्ष्य है। महिलाएं घर चलाने के साथ साथ घर के बजट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में महतारी वंदन योजना से महिलाओं को आर्थिक बल मिलेगा। खबर बिहार से है, जहां ईडी ने लालू के करीबी पर शिकंजा कसा है। आरजेडी नेता सुभाष यादव अवैध खनन मामले में गिरफ्तार हो गए। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी माने जाने वाले सुभाष यादव को अवैध खनन के मामले में पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया। बालू के अवैध कारोबार से जुड़े सुभाष यादव की गिरफ्तारी के बाद आरजेडी खेमे में जहां हड़कंप मच गया, वहीं बिहार की सियासत भी गर्मा गई। सुभाष यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत ईडी ने सुभाष के 6 ठिकानों पर 14 घंटे तक छापेमारी की। ईडी की छापेमारी में 2 करोड़ 30 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। घर से जमीन और संपत्ति के दस्तावेज मिले। करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने आया और पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ब्रॉडसन्स कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड यानी बीसीपीएल और उसके सभी डायरेक्टर के खिलाफ बिहार में पहले से 20 एफआईआर दर्ज हैं। इसी आधार पर ईडी ने सुभाष यादव के ठिकानों पर छापेमारी की है। मामले में ईडी ने खुलासा किया कि सुभाष बिना ई चालान रेत का अवैध खनन और बिक्री कर रहा था। बालू के अवैध खनन से करीब 161 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। कंपनी में निवेश कर लाभ कमा रहा है और अवैध खनन से जुड़ा सिंडिकेट है। मामले में राधाचरण सेठ और उनके बेटों को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तो बालू माफिया सुभाष यादव पर ईडी का शिकंजा कसे जाने के बाद आरजेडी ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। वहीं बीजेपी ने कहा कि नए कानून में कोई भी माफिया अब नहीं बच पाएगा। कि अब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग पूरे देश भर में जिस तरह से विपक्षी नेताओं के यहाँ ही सिर्फ हो रहा है, वो सब जनता समझ चुकी है, देख रही है। आईटी हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये आम बात हो गई है। ये विपक्ष के नेताओं को परेशान करो, छापेमारी करो। अब 2024 में जनता बीजेपी पर छापेमारी करेगी और सत्ता से बेदखल करेगी। बिहार में माननीय नीतीश जी, माननीय सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी के तहत नया कानून बना है और वह कानून बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि जो शराब माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, ये तीनों मिलकर के बिहार को बर्बाद कर रहे थे। और इस सरकार में इस कानून के तहत सभी अपराधियों को भी सजा होगी और माफियाओं पे निश्चित तौर पे नकेल कसा जाएगा। सुभाष यादव को देर रात गिरफ्तार किए। जो जैसे कर्म करिएगा वैसा फल भुगतिएगा।
और यूपी के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर मुसीबत में फंस गए। लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट हादसे में उनका नाम चार्जशीट में शामिल किया गया है। लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट हादसे मामले में हजरतगंज पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर और बेटे नवाजिश शाहिद का नाम भी शामिल है, जिसमें कहा गया है कि शाहिद मंजूर ने बिल्डिंग गिरने से पहले फर्श की खुदाई करवा रहे थे। चार्जशीट में आरोपियों पर बिल्डिंग के निर्माण में घटिया सामान इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी संपत्ति भी कुर्क हो सकती है। सीसीटीवी फुटेज और तस्वीरों को आधार बनाकर पुलिस ने चार्जशीट में लिखा कि शाहिद मंजूर बिल्डिंग की फर्श में खुदाई का काम कर रहे थे, इसकी वजह से इमारत ढही। 25 जनवरी 2023 में हुआ था हादसा। लखनऊ में 5 मंजिला इमारत गिरी थी। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी। हादसे के बाद पुलिस ने पूर्व मंत्री और उनके बेटे के अलावा मोहम्मद तारिक, फहद और सायम याजदानी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था। समाजवादी पार्टी नेता शाहिद मंजूर अभी मेरठ के किठौर विधानसभा सीट से विधायक हैं। चार्जशीट में नाम आने के बाद सभी आरोपियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज गुजरात में अंतिम दिन है। 12 मार्च को मुंबई से भारत जोड़ो न्याय यात्रा फिर से शुरू होगी। गुजरात के मांडवी से राहुल गांधी ने आज न्याय यात्रा की शुरुआत की। न्याय यात्रा आज महाराष्ट्र में प्रवेश करने वाली थी, लेकिन 11 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, लिहाजा राहुल गांधी 12 मार्च को महाराष्ट्र के नंदुरबार से यात्रा शुरू करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यात्रा से जुड़ी जानकारी दी और इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल के इस्तीफे पर सवाल उठाए। अरुण गोयल जी ने इस्तीफा दिया। मेरे मन में 3 कारण आए। पहला कारण, क्या उनके और मुख्य इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? क्या उनके और मोदी सरकार जो फ्रंट सीट में बैठकर ड्राइविंग करती है सभी संवैधानिक संस्थाओं की, क्या उनके बीच में कुछ मतभेद आ गए हैं? पर तीसरा कारण यह भी मेरे मन में आया, अभी कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज ने इस्तीफा दे दिया और अगले दिन बीजेपी में वो शामिल हो गए और बीजेपी की चुनाव लड़ने की उन्होंने घोषणा की। क्या ये इलेक्शन कमिश्नर भी इस्तीफा दिया है ताकि वो चुनाव लड़े? राहुल की न्याय यात्रा महाराष्ट्र में खत्म हो जाएगी। इस अवसर पर मुंबई कांग्रेस जनबंधन कार्यक्रम करेगी, जिसमें विपक्षी गठबंधन के नेता शिरकत करेंगे। और किसानों का शाम 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन चल रहा है। किसानों ने शंभू बॉर्डर के पास रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है। ये अहम खबर सामने आ रही है। पंजाब में 60 और हरियाणा में 5 जगहों पर इस वक्त किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। 5 फसलों पर केंद्र सरकार के एमएसपी गारंटी को लेकर ये विरोध जताया जा रहा है। किसानों की ये डिमांड है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी उन्हें मिलनी चाहिए और किसानों की इन मांगों के एवज में आज किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, रेल रोको आंदोलन कैसे अंजाम दिया जा रहा है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। शंभू बॉर्डर के पास रेलवे ट्रैक जैम कर दिया गया है। बड़ी खबर है, कोलकाता की रैली में अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान। अधीर की अगुवाई वाली बंगाल कांग्रेस से हमारी लड़ाई है। अभिषेक बंदोपाध्याय, আপনারা সকলে জয়ধ্বনি দিন।